जौनपुर में मिश्रा जी का छोटा सा परिवार रहता था। गांव में उनकी बड़ी जमीन थी जिस पे वो खेती किया करते थे। खेत में बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियां लगी हुई होती हैं और मिश्रा जी बड़ी बहू विनीता खेत से सब्जियां तोड़ रही होती है। तभी उनकी सास कमला आवाज लगाते हैं। अरे ओ बड़ी बहू, कब तक सब्जियां तोड़ती रहोगी? घर में और भी काम पड़े हैं। बस माँ जी, मैंने सब्जियां तोड़ ली है, बस अभी आती हूँ। जल्दी आ, तेरे बाबूजी को भूख लगी है। तब तक उनके लिए चाय बना दे। जी माँ जी, अभी आई। थोड़ी देर बाद विनीता खेत से घर की तरफ आती है तो उसकी सास बोलती है। बहू, चल जल्दी से रसोई चालू कर। आज काफी देर हो गई है और तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। नहीं तो भूख से उनका गुस्सा सर चढ़ जाएगा और फिर वो हमें ही सुनाएंगे। जी माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी सब तैयारी कर देती हूँ। विनीता रसोई घर से सारे सामान निकाल कर खेतों में ले जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। आपको भी ये देखकर अजीब लग रहा होगा कि बहू रसोई में तो जाती है पर वो रसोई में खाना न बनाकर खेतों में खाना क्यों बनाने लगती है। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये खेतों में खाना बनाने लगी? आइए आगे देखते हैं। विनीता खाना बना रही होती है, तभी पड़ोसी आशा वहां आकर पूछती है। अरे विनीता, तुझे अजीब नहीं लगता क्या ऐसे खेतों में खुले में खाना बना रही है? यहाँ कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से कितने लोग गुजर रहे हैं। थोड़ी तो लाज रख विनीता। ये सारे लोग देख रहे हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं। अच्छा लगता है क्या ये सब तुझे? रसोई घर के अंदर रखने की चीज है, घर के बाहर नहीं। क्या रसोई इतना छोटा है कि तुझे बाहर खाना बनाने की नौबत आ गई है? विनीता घूंघट में बैठकर खाना बना रही होती है पर उसकी बात सुनकर वो आशा के पास जाकर घूंघट के अंदर से ही उसे जवाब देती है। मैं खाना घर के बाहर बनाऊं या घर के अंदर रसोई में? ये हमारा घर है और ये हमारी जमीन है। हम जहाँ मर्जी खाना बनाएं और हमारी रसोई छोटी नहीं, बस किसी कारण से हम बाहर खाना बनाते हैं। सब हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी सास अगर बाहर खाना बनाना चाहती है तो बाहर खाना ही बनेगा ना। बाप रे, घर की बहू होकर दूसरे से जुबान लड़ाती है। अच्छा है, आगे तो भगवान ही रक्षा करे इस परिवार की। मुझे क्या, आजकल अच्छी बातें भी लोगों को कड़वी लगती है। ये सुनकर विनीता की सास भी वहाँ आ जाती है और आशा को बोलती है। आशा, तू अपना काम करना, दूसरे के खेतों में आके उन्हें ही नसीहत मत दे जा। अपना काम कर, समझी? जैसी सास वैसी बहू। हाँ। विनीता और कमला की बात सुनकर आशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए आशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी सास विनीता से बोलती है। ठीक जवाब दिया बहू। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, बस काम पर लगी रहा करो। इन लोगों से जितना हो सके दूरी रखो। ये लोग कभी हमारा भी नहीं सोच सकते। कुछ समय बाद घर के सभी सदस्य घर के अंदर आते हैं और खाना खाते हैं। मिश्रा परिवार के खेतों की फसल बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से बाकी किसानों की अच्छी कमाई नहीं हो पाती, जिस वजह से सरपंच और कुछ किसान मिश्रा परिवार से काफी परेशान थे। एक दिन गांव में मिश्रा जी के पड़ोसी मोहन उनके पास आए। कैसे हैं भैया आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। अरे अरे, आओ आओ मोहन, काफी दिनों बाद आए हो। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। आओ बैठो, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे रामलाल भाई, मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ मोहन, बताओ क्या बात है? वो रामलाल भैया, आपको तो पता ही है ना कि सरपंच आपसे ये जमीन खाली करवाना चाहता है। वो इस जमीन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और सभी गांव वाले भी आपके साथ नहीं देते। सरपंच ने सबको अपनी तरफ कर लिया है। आप सरपंच से नहीं जीत पाएंगे। आप ये जमीन छोड़ क्यों नहीं देते? आप सरपंच से पंगा मत लीजिए और वो अपनी ये जमीन खाली कर दीजिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये जमीन सरपंच के नाम कर दूं? मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता मोहन। मैं किसी से नहीं डरता। ये मेरी जमीन है, मैं इसे उपजाऊ बनाया है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो सरपंच कुछ भी कर ले। तुझे वो सरपंच नहीं भेजा है ना, पर एक बात सुन ले, मैं इस जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही सब्जियां उगाऊंगा और बेचूंगा भी। सरपंच से बैर लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है रामलाल भैया, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये जमीन तो सरपंच आपसे लेकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। अरे जाओ मोहन, जाके सरपंच से कह देना कि जो करना है कर ले, मैं यहीं खड़ा रहूंगा हमेशा। इतना बोलकर मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं और मिश्रा जी अपने दोनों छोटे बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन पास के गांव से पंडित जी मिश्रा जी के घर आते हैं। अरे मिश्रा जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे पंडित जी, आप आइए आइए, सब कुशल मंगल है पंडित जी। आप बताइए कैसे आना हुआ हमारी कुटिया में? बात तो बहुत खास है मिश्रा जी, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ मिश्रा जी। खुशखबरी? अरे तो देर किस बात की है पंडित जी, जल्दी से बताइए। वैसे भी यहाँ खुशखबरी देर से दस्तक देती है। अरे मिश्रा जी, पास के गांव में पांडे जी की 2 बेटियां हैं, बहुत ही गुड़ी और संस्कारी हैं। मैं पांडे जी की दोनों बेटियां आरती और सुधा का रिश्ता लेकर आपके घर आया हूँ, आपके दोनों बेटे छोटे विजय और आलोक के लिए। अरे वाह पंडित जी, क्या खबर सुनाई है आपने। यह तो बहुत ही अच्छी खबर है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। रामलाल और कमला दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और तभी कमला बोलती है। वाह पंडित जी, मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। बस पंडित जी, आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए और जल्दी ही ये शादी संपन्न करवा दीजिए बस।
परिवार में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि घर के छोटे बेटे की भी जल्दी ही शादी होने वाली है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी की तैयारियों के बीच एक और खबर सामने आती है। शादी के काम में उलझी बड़ी बहू विनीता अचानक ही चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सभी काफी डर जाते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे बेटा अजय, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर ले आओ। पता नहीं विनीता बहू को क्या हो गया है। अजय जल्दी से पास के डॉक्टर दिनकर को घर लेकर आता है और घर में डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर विनीता को चेक करते हैं और बताते हैं, कमला जी, आपके घर तो डबल खुशखबरी आने वाली है। कैसी खुशखबरी डॉक्टर साहब? आपकी बहू विनीता पेट से है। कमला जी मुबारक हो। अब तो आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप उन्हें ये दे देना। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ये खबर सबके चेहरों पर मुस्कान ले आती है और कमला अपनी बहू विनीता के पास बैठती है और उसे बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ बहू। अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अब आराम करो। अब इस घर का सारा काम संभाल लेगी। हाँ माँ जी, अब दोनों देवर की शादी हो रही है तो मुझे अब कैसी चिंता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाभी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शादी की सारी तैयारियां हम कर लेंगे। आप बस आराम कीजिए। सारी तैयारियां हम सब मिलकर देख लेंगे। बस बहू, तुम अपना ध्यान रखो। किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझसे कहना। बस सारी चिंताएं छोड़ दो। घर में काफी काम है। सब विनीता बहू को आराम करने दो और सब अपने अपने काम में लग जाओ। ठीक है बहू, तुम अब आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। जी माँ जी, अब मैं ठीक हूँ। विनीता सबका प्यार देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद ही कमला के दोनों छोटे बेटे विजय और आलोक की शादी आरती और सुधा से हो जाती है। शादी के बाद दोनों छोटी बहू ससुराल आती हैं और बहुत ही प्यार से कमला उसका स्वागत करती है। बड़ी सी गाड़ी में छोटी बहू आरती और सुधा उतरती हैं और खेत को देखती हैं, घर को देखती हैं और खेतों के बीच उसे रसोई दिखती है। तभी उसे कुछ अटपटा सा लगता है और वो ये सब देखकर आरती मन में सोचती है, अरे वाह, इतना बड़ा खेत। पंडित जी सही बोल रहे थे, घर भी काफी बड़ा है, पर ये खेतों के बीच रसोई, ये बड़ी अजीब बात है। पर मुझे घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आरती ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी सास दोनों बहुओं की आरती उतारती है और कलश गिराकर उसका घर में गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन नई बहू आरती और सुधा की पहली रसोई होती है, जिसके लिए आरती और सुधा की सास उन्हें बुलाने आती है। आरती और सुधा तैयार होकर अपने कमरे से बिना घूंघट के निकलती है और अपनी सास कमला से पूछती है, माँ जी, हम दोनों आ गए हैं पहली रसोई की रस्म के लिए। पहली रसोई की रस्म कहाँ से होगी? आओ हमें रसोई बता दीजिए। अरे बेटे, तुमने देखा नहीं, हमारी रसोई खेतों के बीच में ही है, वहीं होगी तुम्हारी पहली रसोई। खेतों में रसोई की बात सुनकर आरती और सुधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तपाक से कमला से पूछती है, क्या हमारी पहली रसोई खेतों में ही होगी? इतने खुले में रसोई कैसे हो सकती है? खुले में रसोई कौन रखता है? रसोई तो घर के अंदर होती है, घर से बाहर कौन रसोई रखता है? इतने सारे लोगों के बीच में खाना कैसे बनाऊंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? इतने सालों से हमारे यहाँ खेतों के बीच में ही रसोई रह रही है, वहीं पर खाना बनता आ रहा है। आज भी हमारे यहाँ रसोई बाहर ही है, खेतों के बीच। तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। ठीक है माँ जी। सभी खेतों की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं, पर तभी उनकी जेठानी विनीता उन्हें रोकती है और रोकते हुए बोलती है, अरे तुम दोनों ने अपने सर पर घूंघट क्यों नहीं किया है? क्या तुम दोनों को नहीं पता कि क्या गांव में बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती? तुम दोनों जल्दी से अपना घूंघट कर लो। घूंघट के बिना हमारे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं। घूंघट हमारी इज्जत है। तुम क्या घूंघट करके घर के बाहर जाओगी? ऐसे बाहर निकलोगी? अच्छा थोड़ा नहीं लगता है? इतने सारे लोग हैं, बाहर पिताजी है, बाहर तुम बिन घूंघट के उनके सामने जाओगी क्या? पर हमें घूंघट की आदत नहीं है, हम घूंघट में कैसे काम करेंगे? आदत नहीं है तो आदत पड़ जाएगी, पर घूंघट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो मैं भी तो घूंघट कर रही हूँ, तो तुम दोनों को भी करना पड़ेगा। विनीता तुरंत ही आरती और सुधा का लंबा सा घूंघट कर देती है। तभी आरती और सुधा को बहुत घुटन होने लगती है और आरती पूछती है, पर दीदी इतना लंबा घूंघट, इसमें तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मैं चलूंगी कैसे और खाना कैसे बनाऊंगी? इतने लंबे घूंघट में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अरे तुम दोनों गांव की ही नहीं हो ना, गांव में इतना घूंघट औरतें करती हैं। हमने शहर की मॉडर्न बहू इसलिए नहीं चुनी है कि वो हमें नखरे दिखाती रहे, और तुम दोनों गांव की हो और ऐसी बातें बोल रही हो। गांव में तो औरतें इससे भी लंबे घूंघट कर सारे घर का काम कर लेती हैं, और तुम तो पहले दिन ही घबरा रही हो। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाओगी। ये सब सुनकर सुधा कुछ नहीं बोलती और आरती मनी मन सोचने लगती है, अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गई? इतने लंबे घूंघट पे तो मैं चल भी नहीं सकती, खाना बनाना तो दूर की बात है। अब मैं ये सब इन लोगों को कैसे समझाऊं? कमला समझ जाती है कि बहुओं को तकलीफ हो रही है और तभी उनकी सास कमला बात संभालते हुए बोलती है, अरे बहू, ये गांव है और हमारा रसोई बाहर खेतों में है। खेतों के जितने लोग आते जाएं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि हमारी बहुएं बिना घूंघट के घर के बाहर जाए और बाहर के लोग घर की बहू को बिना घूंघट के देखे। बस इसलिए तुम्हारी जेठानी तुम्हें घूंघट के लिए बोल रही है, और कोई बात नहीं है। तुम दोनों अभी घूंघट कर लो, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है ना, और तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है माँ जी। आरती और सुधा उनकी बात समझती है और बिना कुछ बोले घूंघट कर लेती है। घूंघट करके दोनों बहुएं खेतों के बीच बनी रसोई में जाती हैं। आरती और सुधा सबके लिए अपनी पहली रसोई में खीर बनाती है।
आरती और सुधा सभी परिवार वालों को खीर देती हैं। खीर चखते ही उनके ससुर रामलाल जी बोलते हैं, अरे वाह बहू, क्या कमाल की खीर बनाई है तुमने। भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम दोनों के हाथों की खीर खाकर तो मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा जी आपने। बहू, तुम दोनों ने तो खीर कमाल की बनाई है। ऐसी खीर बहुत दिनों के बाद खाई है हमने। भाई वाह, मजा ही आ गया। आरती और सुधा के ससुर खुशी से बहू की पहली रसोई पर उन्हें कुछ पैसे और कुछ गहने भेंट में देते हैं। आरती और सुधा अपने सास ससुर के पांव छूती है। घर में सभी लोग खुश थे। एक बहू मां बनने वाली है, सभी उसका भी खूब ख्याल रखते हैं। पर एक दिन अचानक रात के समय कुछ गुंडे उनकी खेतों में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उनकी सारी सब्जियों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। सारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। सुबह कमला उठती है और खेतों में जाती है। हे राम, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। ये सब कैसे हुआ? कमला की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आते हैं और खेतों की हालत देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और गांव के सभी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी रामलाल जी बोलते हैं, ये सब जरूर उस सरपंच के आदमियों ने ही किया होगा। उनकी हिम्मत कि हमारी खेतों में घुसकर हमारी ही फसलें बर्बाद की। उसे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उसने आखिर समझ क्या रखा है? उसने तो नाक में दम कर रखा है। उनकी बात सुनकर पड़ोसी हरिया, जो काफी समझदार और उम्रदराज थे, वो रामलाल को समझाते हुए बोलते हैं, अरे रामलाल, ये वक्त गुस्से में फैसला लेने का नहीं है। हम में से कोई भी सरपंच के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम पैसे से भले ही धनवान हो, पर सरपंच के पास सत्ता है। सरपंच से बैर मत करो, ठंडे दिमाग से काम लो। तो क्या मैं सरपंच के डर से उसे अपनी जमीन दे दूं? ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं अपनी जमीन किसी भी हाल में सरपंच को नहीं दूंगा। मैं इसे फिर से ठीक करूंगा और वापस सारी सब्जियां उगाऊंगा। सारी चीजें नई बहू भी सुन रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। गांव में तो वो अपनी जेठानी विनीता से पूछती है, दीदी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आरती, गांव में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे खेतों से बहुत जलते हैं। यहाँ सभी की सब्जियों में कीड़े निकलते हैं या फिर सब्जियां खराब हो जाती हैं। हमारी जमीन उपजाऊ है, यहाँ की सब्जियां बाजार में जल्दी बिक जाती हैं और दूसरों की सब्जियां नहीं बिक पाती, जिस वजह से गांव के कई लोग हमसे जलते हैं। और इस गांव के सरपंच हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए ये सब करवाया है उन्होंने। ये सब सुनकर आरती बहुत घबरा जाती है और मन में सोचने लगती है, बाप रे, ये लोग बहुत खतरनाक है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा होगा, पर यहाँ तो मुश्किलें भी हैं। परिवार के सभी सदस्य फिर से खेतों को ठीक करने में लग जाते हैं और वापस से सब्जियां उगाने लगते हैं। पर इस बार सब कुछ सामान्य नहीं होता। इस बार उनकी बिक्री सही से नहीं हो पाती। धीरे धीरे उनकी बिक्री खराब होते चली जाती है। एक दिन अजय और विजय काफी परेशान होकर घर आते हैं। तभी उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ अजय, ऐसे मुंह लटकाई काहे आ रहे हो? आज तो सब्जियां बहुत हुई थी और अच्छी सब्जियां हुई थी खेत में। आज तो अच्छी कमाई होगी, फिर काहे मुंह लटकाए हुए हो? क्या बताऊं पिताजी, गांव में कोई हमसे सब्जियां खरीदने को तैयार ही नहीं है। सभी वो सरपंच से ही सब्जियां खरीद रहे हैं। हमसे कोई सब्जी खरीद ही नहीं रहा है। ये सब सुनकर रामलाल भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमसे सब्जी ही नहीं खरीदे। तो रामलाल उनसे कहता है, ठीक है, कल से मैं भी तुम लोगों के साथ मंडी में चलूंगा। देखता हूँ कोई हमसे सब्जी कैसे नहीं खरीदता है। अगले दिन सुबह सब्जी खेतों में सब्जियां तोड़ने में जुट जाते हैं और इस बार भी काफी सब्जियां होती हैं और वो सब के सब मंडी की तरफ बढ़ते हैं और रामलाल भी उनके साथ ही जाता है और देखता है कि जो ग्राहक हमेशा उनसे सब्जियां लेता था आज वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो रामलाल उनसे पूछ लेता है, अरे भाई गोपी भाई, आइए आइए, आज सब्जियां बहुत ताजी हैं। मैं कम दाम में आपको दे दूंगा, सब्जियां तो लेते जाइए। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे आपकी सब्जियां नहीं चाहिए। अरे पर क्यों गोपी भाई, आप तो हमेशा हमारे यहाँ से सब्जियां ले जाते हैं, फिर आज आप क्यों इनकार कर रहे हैं? गोपी भी बहुत देर सोचता है और उनकी तरफ देखता है और फुसफुसाते हुए बोलता है, अरे भैया जी, आपको पता नहीं है क्या, सरपंच ने सभी गांव वालों को आपसे सब्जियां लेने से मना किया है। मैं तो कहता हूँ भैया, आप सरपंच से बैर छोड़ दीजिए, नहीं तो ये सरपंच कुछ भी कर सकता है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहते ही गोपी वहां से चला जाता है और रामलाल और उनके बेटे आपस में बात करते हैं। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमसे तो आप कोई सब्जियां भी नहीं खरीदेगा। बेटा, व्यापार में तो ये सब आम बातें हैं, हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। हम फिर भी कोशिश करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है और उनकी कोई सब्जियां नहीं बिकती। सभी घर लौटते हैं और कमला सारी सब्जियां देख के रामलाल से पूछती है, अरे आज भी सारी सब्जियां वापस ले आए, ऐसे तो घर में लाले पड़ जाएंगे। आज ये सब्जियां क्यों नहीं बिकी? आज तो साथ ले गए थे आप, फिर क्या हो गया? अरे भाग्यवान, ये सरपंच ने सभी गांव वालों को हमसे सब्जी खरीदने से मना कर दिया है, इसलिए कोई हमसे सब्जियां ही नहीं खरीद रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? घर में नेहा मेहमान आने वाला है, इतने सारे खर्च, अब सब कुछ कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, हम इसका भी कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। ये सब कुछ घर की छोटी बहू आरती वहीं खड़ी होकर सुन रही होती है। ये सब सुनकर उससे रहा नहीं जाता और वो बीच में ही बोल पड़ती है, माफ कीजिएगा पिताजी, पर ऐसे कब तक चलेगा कि वो हम पर जुल्म करे और हम बस सहते रहे? हमें पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, नहीं तो इनकी मनमानी और बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर आरती का पति विजय बोलता है, हाँ पिताजी, आरती सही कह रही है, अब हमें उनकी शिकायत करनी ही चाहिए। ठीक है विजय, कल सुबह ही हम पुलिस में जाकर उनकी शिकायत दर्ज कर देंगे।
और होता भी कुछ ऐसा ही है। रामलाल अपने दोनों बेटे अजय और विजय को लेकर पुलिस स्टेशन पर उनकी शिकायत दर्ज करवा देते हैं और पुलिस सरपंच के घर जाकर सरपंच को समझा बुझाकर चली जाती है। सरपंच के घर पुलिस को देखकर गांव में लोगों की भीड़ लग जाती है और सरपंच गुस्से से तिलमिला उठता है और बोलता है, अरे इन लोगों की हिम्मत कि इन्होंने मेरे घर में पुलिस भेज दी। अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। बहुत घमंड है ना इन लोगों को अपनी जमीन पर। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। कुछ समय तक सरपंच कुछ नहीं करता और सभी शांत से रहते हैं। पर सरपंच के दिमाग में खुरापात चल रही थी। सरपंच ने ठान लिया था कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। सरपंच ने गुंडे बुलवाए। एक दिन जब घर के सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो सरपंच कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और सभी घर वालों को घर के अंदर बंद कर देता है और सारी खेती को बर्बाद कर देता है। खेतों में जो रसोई थी वो भी गुंडे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और सरपंच चिल्लाते हुए बोलता है, देख रामलाल, ये है एक सरपंच से पंगा लेने का अंजाम। तूने क्या सोचा था कि तू मुझे पुलिस से डरा देगा? तो मैं डर जाऊंगा? अगर तुमने जल्दी ये जमीन खाली नहीं की तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक सरपंच से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इतना बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। गांव वाले घर का दरवाजा खोलते हैं और सभी घर वाले खेतों की हालत को देखते हैं और सभी डर जाते हैं। घर के चूल्हे, फसल, सब्जियां सभी कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ये सब देखकर कमला बहुत रोने लगती है और रामलाल से बोलती है, हे भगवान, इन लोगों ने तो सारी चीजें बर्बाद कर दी है। सुनिए जी, आप इन्हें जमीन दे दीजिए। अब उन्होंने खेतों का ये हाल कर दिया है तो कल को तो ये हमारे घर वालों का भी ये बुरा नुकसान पहुंचा देंगे। आप उन्हें ये जमीन दे दीजिए। अब तो वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब तो रामलाल भी हार मान चुका था। सुधा सबसे छोटी बहू थी और पढ़ी लिखी और समझदार भी थी, इसलिए वो अब तक चुप थी। पर अब वो सबको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, पिताजी, माँ जी, ये जमीन हमारी है। पिताजी ने सालों मेहनत की है इस खेत को उपजाऊ बनाने में और हम इस जमीन को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। हमें सबको मिलकर ये सब चीजें ठीक करनी होंगी। परिवार के सभी लोग मिलकर खेतों की सफाई में लग जाते हैं। पर विनीता जो गर्भवती होती है वो फिर से आओ खेतों में बनाने लगती है। तभी सुधा उनसे पूछती है, दीदी, आप फिर से रसोई खेतों के बीच में क्यों बना रही हैं? हम अपने घर की रसोई में भी तो खाना बना सकते हैं ना। ये बात सुनकर कमला थोड़ा सोचती है, पर घर की दुर्दशा देखकर विनीता दोनों नई बहुओं को सच्चाई बताती है। विनीता बोलती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं भी पहले रसोई में ही खाना बनाती थी। इस जमीन को लेकर कई लोग हमारे खिलाफ हो गए, जिस वजह से गांव वालों में से कई लोग पहले भी हमारे खेतों में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। खेतों से सब्जियां चोरी हो जाती हैं, जिस वजह से हमें काफी नुकसान होता था। इसलिए कई सालों से रसोई खेत के बीचों बीच में शुरू करनी पड़ी, ताकि कोई जबरदस्ती खेतों में नहीं घुस सके और सभी लोग मिलकर खेतों की भी देखभाल कर सके और रसोई भी साथ साथ संभाल सके। हाँ बहू, बस इसी वजह से हमने रसोई बाहर की थी, पर इन लोगों ने ये रसोई भी बर्बाद कर दी है। अब मुझे लगता है कि अब मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता। मुझे अब ये जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर सभी बहुएं और उनके पति एक दूसरे की तरफ एक उम्मीद से देखते हैं। तभी सुधा बोलती है, पिताजी, माँ जी, अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं बल्कि हम सब आपके साथ हैं और हम अपनी जमीन अब किसी को नहीं देंगे। ये हमारी जमीन थी, हमारी जमीन है और हमारी ही रहेगी हमेशा। हाँ पिताजी, अब ये लड़ाई हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ पिताजी, और अब से रसोई खेतों के बीच में ही रहेगी। हम फिर से रसोई बनाएंगे और वो भी साथ मिलकर। सभी लोग एकजुट होकर फिर से खेतों को ठीक करते हैं। रसोई भी ठीक की जाती है और सभी एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। और फिर सुधा बोलती है, अभी सारा काम तो हो गया। अब हमें वापस पुलिस से शिकायत करनी होगी और इस बार समझाने से काम नहीं चलेगा। अब तो सरपंच को जेल जाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, अब इस बार सरपंच को भी तो पता चले कि उसने मिश्रा जी के परिवार से पंगा लिया है। इस बार हम सरपंच को छोड़ेंगे नहीं। अरे बिल्कुल, अब मेरे पूरे परिवार का साथ है। अब मैं हार कैसे सकता हूँ? अब तो सरपंच को ही झुकना पड़ेगा। सभी फिर से पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं और पुलिस के साथ ही सरपंच के घर जाते हैं और रामलाल चिल्लाते हुए आवाज लगाते हैं, अरे सरपंच, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। सरपंच धोती पहने, हाथ में लाठी लिए, सिर पर पगड़ी पहने घर से बाहर आता है और सामने पुलिस और मिश्रा जी के पूरे परिवार को देखकर हैरान हो जाता है। फिर भी वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ता और मिश्रा जी से बोलता है, क्या मिश्रा जी, आपको क्या लगता है इस बार भी आप पुलिस लेके आएंगे हम और मैं डर जाऊंगा? मैं सरपंच हूँ गांव का, यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। ये बात सुनकर पुलिस बोलती है, अरे बिल्कुल सरपंच जी, हम आपकी तो गुलामी करते हैं। क्यों? आप ही तो हमारी पगार देते हैं ना। पर अब गुलामी नहीं चलेगी सरपंच जी, अब तो आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। सरपंच डर जाता है और पुलिस से बोलता है, अरे थानेदार साहब, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पर सरपंच जी, गलती को सजा सबके लिए एक ही होती है और आपके लिए भी यही नियम है। इतना कहते ही सरपंच को पुलिस ले जाती है और सरपंच वहां से चला जाता है। मिश्रा परिवार भी अपने घर आ जाते हैं और सभी राहत की सांस लेते हैं। पर अब भी समस्या तो थी सब्जी बेचना। बहुत देर सोचने के बाद आलोक सवाल करता है, ये सब तो ठीक है, पर हम सब्जियां कैसे बेचेंगे? कोई हमसे सब्जियां भी नहीं खरीद रहा है, आगे अब हम क्या करेंगे?
इसका भी एक समाधान है मेरे पास। हमारे खेतों में बहुत ज्यादा सब्जियां होती है। हम सब्जियों को ग्राहक को न देकर सीधे व्यापारियों को दे सकते हैं, जिससे उनका व्यापार भी चल सकेगा और हमारा भी। और हम सब्जियां ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। और हमारे गांव के पास बहुत सारे बड़े शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर भी खुल गए हैं। हम वहाँ भी अपनी सब्जियां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सभी को सुधा का सुझाव अच्छा लगता है और अब सारी सब्जियां व्यापारियों को ग्रोसरी स्टोर मॉल में बेचते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होने लगता है और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। तभी रामलाल बोलते हैं, वाह सुधा, तुम्हारे सुझाव से अब हम पहले से भी ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज हमारे घर में खुशी वापस लौट आई। ऐसी बहुएं पाकर तो हम धन्य ही हो गए। हमारी सभी बहुएं गुणी और समझदार हैं। साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसे समझदार बेटे और गुणी बहुओं का साथ मिला है। माँ जी, खुश नसीब तो हम सब हैं कि आप दोनों जैसे हमें माता पिता मिले हैं, सास ससुर के रूप में। हम सब साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस आप दोनों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। विनीता दीदी बिल्कुल सही कह रही है पिताजी। माँ जी, ये कमाल सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब ने ये सारी चीजें मिलकर की हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना नहीं करते ना, तो आज ये जमीन भी हमारी नहीं होती और शायद ये छत भी हमसे छीन लिया होता। हम साथ मिलजुल कर हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। सुधा बिल्कुल सही कह रही है पिताजी। अगर हम सब ने मिलकर ये चीज नहीं की होती, अगर हमने मिलकर दूसरे का साथ नहीं दिया होता, तो सारे गांव वाले मिलकर हमारी जमीन हमसे छीन लेते। अब आगे से हम सब मिलकर काम किया करेंगे ताकि कोई भी गांव वाले हमें डगमगा ना सके। सभी लोग मिलकर मुस्कुराते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तब से लेकर अब तक मिश्रा जी का परिवार की चर्चा पूरे गांव भर में मशहूर है। धीरे धीरे गांव में सरपंच का डर भी खत्म हुआ और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे।